स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, ध्यान से एक बार पढ़ लो। मेल रिप्रोडक्टिव सिचुएटेड सिस्टम सिचुएटेड इन, पहली बात तो पेल्विस रीजन लिखा हुआ है, जिसमें एक पेयर टेस्टिस आता है, दैट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, अलोंग विद एसेसरी डक्ट, वो डक्ट का पूरा पैसेज हमने देख लिया है, एंड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये बात आपको याद होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद टेस्टिस के लिए कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। Testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. Scrotum helps to maintaining the low temperature, that is the 2 to 2.5 degrees Celsius, than that of normal internal body temperature. और internal body temperature कितना था? 37 डिग्री सेल्सियस। उससे ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये बाहर है, ठीक है। और ये नेसेसरी की इस बात के लिए ऐसा जरूरी क्यों है? नेसेसरी फॉर मेंटेन करना जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस जो है वो ओवल शेप का है, एंड इसका लेंथ आपको दिया हुआ है 4 to 5 सेंटीमीटर। हमने डायमेंशन की बात कर ली थी। विड्थ दिया हुआ है 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस का कवरिंग का नाम आपने पढ़ लिया था, टेस्टिस कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स, जिसे हमने क्या नाम दिया था? टेस्टिकुलर लोब्यूल। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के पास कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं? है नी, बोलो भाई। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? 1 से 3, है ना। तो नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन टेस्टिस वो भी हमने काउंट कर लिया था, 750 to 1000, ठीक है। Each lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule in which sperms are produced. Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cells, that is the male germ cell, जिसे हमने क्या नाम दिया था? cuboidal epithelium या फिर germinal epithelium, and then Sertoli cell। सर्टोली सेल भी कल अपने हिस्टोलॉजी में देख लिया था। एंड द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मेयोटिक डिवीजन एंड फाइनली लीडिंग टू स्पर्म। ये अभी हम स्पर्मेटोजेनेसिस में बात करेंगे कि कैसे ये स्पर्म बनाता है। एंड स्पर्म फॉर्मेशन वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, एंड द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक वहाँ भी हमने सेल्स की बात की थी, एंड दैट सेल्स आर टर्म्ड एज, क्या बोला था? हाँ जी, लीडिंग सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर है वो क्या कहे जाते हैं? इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल। और लीडिंग सेल का सिक्रीशन आपने पढ़ लिया था, क्या सिक्रीट करता है? ये इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल जिसे हमने नाम दिया, ये क्या सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट करता है टेस्टिकुलर हार्मोन का, जिसका नाम एंड्रोजेंस है। एंड्रोजेंस में एक हमने नाम बता दिया था, टेस्टोस्टेरोन। और ये लाइन ध्यान से याद रखना, जो वहाँ नहीं लिखा है बट आपको यहाँ से इसको ध्यान में रखना है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो कुछ सेल्स होती हैं, जिसे हमने क्या नाम दिया? इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल। एक तो आपने देख लिया कि ये टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन का सिंथेसिस करता है। उसके साथ साथ इन लीडिंग के सेल्स के साथ साथ कुछ इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं इनके बीच, जैसे मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, जो कोई पैथोजन या कोई डेड सेल्स है उनको इनगल्फ कर जाता है बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर प्रेजेंट होते हैं। तो ये लास्ट स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमने बात कर ली थी डक्ट की। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड रेटेटेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, एपिडिडेमिस, वास डिफरेंस। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वास इफ्रेंसिया थ्रू विच रेटेटेस्टिस मींस वास इफ्रेंसिया रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से होते हुए वास इफ्रेंसिया खुलता है। एंड वास इफ्रेंसिया लीव्स टू द टेस्टिस ओपन इनटू एपिडिडेमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस। ये ध्यान रखना कि एपिडिडेमिस की लोकेशन कहाँ पे है? posterior surface पे है of each testis. The epididymis leads to vas deferens that
असेंड वास डिफरेंस एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर जाता है, असेंड होता है टू द एब्डोमेन एंड लूप्स कवर द यूरिनरी ब्लैडर, वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से जाता है, एंड इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल ओपन इनटू यूरेथ्रा, जिसे हम बोलते क्या हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। ये भी सारा कुछ हो गया था। एंड दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। स्टोरेज का काम एपिडिडर्मिस का है, और जो रेस्ट ऑफ द डक्ट है दैट ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा। एंड द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, सेम स्टेटमेंट का लास्ट में यही लिखा था, यही नहीं पिछले क्लास में लिखा था। एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस इट्स टर्मिनल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीएटस। यहाँ तक बात हो गई है पूरी। ये हिस्टोलॉजी हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, और इधर एक कुछ और पैराग्राफ है पेनिस के लिए। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, है ना। एंड enlarged end of the penis is called glans penis, covered by a loose fold of skin that is called foreskin, जिसे एक और नाम दिया था क्या, प्रीप्यूस बोला था। एंड मेल एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में लास्ट में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल, एंड उसके बाद a prostate gland and paired bulbourethral gland. Secretion of these gland constitute the seminal plasma. एक वर्ड यहाँ पे आपको समझना है, जो सीमेन लिखा था इज इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा भी लिख सकते हो आप, या फिर इसी का आप दूसरा वर्जन लिख सकते हो कि सेमाइनल प्लाज्मा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सीमेन माइनस स्पर्म। दूसरा वर्जन ये हो जाएगा, सीमेन से स्पर्म निकाल दो तो बचा क्या, हाँ जी, सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है। विच इज रिच इन फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किसका सिक्रीशन था, फ्रक्टोज कौन सी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड सिक्रीट करती है, सेमाइनल वेसिकल। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम का सिक्रीशन कौन करता था, प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड सर्टेन एंजाइम्स, ये एंजाइम्स हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन वो एंजाइम्स के बारे में हम बात करेंगे। The secretion of bulbourethral gland helps in lubrication of penis and neutralization of urethra. बस इतनी सी बात आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लिखी हुई है। इन एडिशन टू दीज लाइन्स, जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिला हुआ है वो आप एनसीईआरटी की बुक पे नोट करो, ये आपका काम होना चाहिए। और इस तरह से आपको एनसीईआरटी को कवर करना है। आउट ऑफ द एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ उतना ज़रूरी है जितना हम करवा रहे हैं, जिससे आपकी थोड़ी सी ना लॉजिकल एबिलिटी बन जाए कि अगर क्वेश्चन घुमा के मारता है तो आप घुमा के सोच भी सको, नहीं तो फिर सोचना मुश्किल हो जाता है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट होने जा रहा है। अभी हम इसके बारे में इन पूरे पैराग्राफ्स को हम अभी नहीं पढ़ेंगे जब तक हम अभी वहाँ कवर कर नहीं लेते। फिर कवर करने के बाद अपन आ जाएंगे इधर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी हम बात करेंगे कि क्या कैसे कुछ देखना है। चलो अब अपन को बात करना है इधर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, हम यहाँ देखते हैं। पेनिस प्योरली वेस्कुलर फिनोमेना है, मीन्स ब्लड सप्लाई से कंट्रोल्ड है, चलेगा देखो, वेस्कुलर फिनोमेना है एंड कंट्रोल्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपके ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। एंड इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज ऑफ ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई बढ़ता है तो पेनिस इरेक्ट हो जाता है। एंड ड्यू टू डायलेशन ऑफ पीनियल आर्टरीज, जो अपने कॉर्पस
जो दो लेफ्ट एंड राइट कॉर्पोरा कैवर्नोसा देखा था, उसमें पीनियल आर्टरीज होती हैं एंड दैट फिल्ड विद ब्लड एंड गेट्स erect and causing enlargement and hardening of the penis, and during this time muscles of crura are relaxed. क्रियूरा जो है वो बिल्कुल बेस ऑफ द पेनिस पर जो मसल था वो है ना, जब पेनिस एरेक्ट होता है तो ये मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं, ये जस्ट अपोजिट है, इसलिए इस पे ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ देखो ये है क्रियूरा मसल, है ना। क्रियूरा मसल जब भी पेनिस एरेक्ट होगा, यहाँ पे देखोगे तो ये आपको आर्टरीज हैं जो इस कॉर्पोरा कैवर्नोसा में सप्लाइड बहुत ज़्यादा होती हैं, एंड ये जब भी ब्लड से फिल्ड हो जाएंगी तो ये इरेक्ट हो जाता है एंड ये मसल्स रिलैक्स्ड हो जाती हैं। एंड नॉर्मल कंडीशन में जब भी इरेक्ट नहीं होगा तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड होंगी, जिससे ये कब, जब नॉर्मल कंडीशन में होगा तब। तो ये दो बातें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है। और उसके बाद है इजैकुलेशन। इजैकुलेशन टर्म पहले आ चुका है। इजैकुलेशन का मतलब होता है रिलीज, लिबरेशन ऑफ, लिबरेशन का मतलब निकालना, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम बॉडी ऑफ मेल, मेल बॉडी से स्पर्म का निकालना, दैट इज द इजैकुलेशन। और ये कंट्रोल करा जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजैकुलेशन। आफ्टर इजैकुलेशन पेनिस बिकम फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब एम्प्टी, ब्लड उससे वापस चला जाता है तो वो फिर क्या हो जाएगा, शेप उसका नॉर्मल। तो फ्लैसिड वर्ड ध्यान रखना, फ्लैसिड का मतलब होता है एम्प्टी। मेल पेनिस कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन इज कॉल्ड फोरस्किन। प्रीप्यूज इसे बोलते हैं। बॉडी ऑफ पेनिस इज कंपोज्ड ऑफ 3 लॉन्गिट्यूडनल सिलेंड्रिकल मासेस ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, 3 ही थे, 2 क्या था, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एक मीडियन कॉर्पस स्पोंजियोसम। एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ पेनिस इज कॉल्ड पीनियली या फिर यूरेथ्रल मियाटिस, अभी जस्ट पढ़ा है। एरेक्शन ऑफ पेनिस इज कंट्रोल्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इतनी बात आपको कुछ हो गई। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो, जितना आपने टाइम लगाया उधर समझने के लिए, उससे बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वही सेम बात है, क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, डक्ट होगा और ग्लैंड्स होंगी। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, अ पेयर ऑफ ओवरीज दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन along with a pair of oviduct, uterus, cervix and vagina and external genitalia. These are the duct system. ये क्या है, डक्ट हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डक्ट्स हैं। लोकेटेड इन पेल्विस रीजन, रीजन वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, है ना। एंड दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम along with a pair of mammary gland, a pair of mammary gland are integrated structurally and functionally. जो एक मेमोरी ग्लैंड है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेशन का मतलब है कि दोनों साथ साथ काम करते हैं। तो हमें साथ में ये भी पढ़ना होगा, टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवल्यूशन एंड फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। मेमोरी ग्लैंड इन सारे प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है, ओवल्यूशन में भी, फर्टिलाइजेशन में भी, प्रेगनेंसी में भी, एंड देन बर्थ एंड चाइल्ड केयर। आपको तो पता है, ठीक है, भाई बच्चा आएगा तो उसको क्या चाहिए, प्राइमरी फीड उसका तो वही है, ठीक है। तो ये आप एक ऐसे बना लो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये लिखने की जरूरत नहीं है पूरा, सिर्फ आपको ऐसे लिख लेना है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो यहां लिखोगे अ पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक। और उसके बाद आप लिखना इधर डक्ट। तो डक्ट्स में हम बात करेंगे क्या, रिप्रोडक्टिव डक्ट है एक्चुअली। रिप्रोडक्टिव डक्ट में क्या क्या आ जाएगा, पहले लिखना क्या, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट। पहला नंबर पे क्या लिखोगे, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट। दूसरा लिखोगे यूटरस, यूटरस सिंगल होता है। नेक्स्ट आ जाएगा सर्विक्स, सर्विक्स के बाद लिखोगे वजाइना,
एंड वेजाइना के बाद लिखोगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, तो ये हो जाता है इनका डक्ट का स्ट्रक्चर। एंड इसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी होती हैं, और फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव ग्लैंड सिर्फ एक है जिसका नाम लिख लो बर्थोलिन ग्लैंड। बर्थोलिन ग्लैंड along विद मेमरी ग्लैंड। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, इंटीग्रेटेड पार्ट है, उस सिस्टम का पार्ट नहीं। इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है बट सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो इसी के साथ आप एक और कॉलम बना लेना, ऐसे यहां लिख लेना along with मेमरी ग्लैंड। और यही हमारी आइडेंटिटी है बीइंग अ मैमल्स। तो मैमल्स हम क्यों हैं? क्योंकि हम सभी के पास क्या है? मेमरी ग्लैंड है। बट मेल में नॉन फंक्शनल है, फीमेल में फंक्शनल। इसको हम इस डायग्राम पे अगर देखना चाहें तो आप ये फ्रंटल व्यू है तो आप देख सकते हो। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ओवरीज इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटीज होती हैं, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड होता है, एक पेयर है। एंड देन ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से लेकर ये ओविडक्ट होता है, ये यहाँ से लेकर ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ओविडक्ट है। ओविडक्ट के भी 3 पार्ट होते हैं। पहला हिस्सा इन्फेंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। जब हम ये डिस्कशन करेंगे तब ये बात करेंगे। ओविडक्ट का ही दूसरा नाम है फेलोपियन ट्यूब। दूसरा क्या नाम है इसका? फेलोपियन ट्यूब। एंड ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, दिस इज द यूटरस। ये क्या है? यूटरस है। और आप यूटरस की लाइनिंग देखोगे तो इनर जो लाइनिंग है ये वाली, तो ये देखोगे कि एक कलर है, रेड कलर से थोड़ा बनाया हुआ है ना। तो ये आप पिक्चर भी कलर के साथ जो बनाया गया है तो उसको ध्यान से देखो। यही इनर लाइनिंग ही फीमेल्स में रप्चर होके पास आउट होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड देन इट अगेन रीफॉर्म। ठीक है, तो वो अपन बाद में बात करेंगे, बट अभी आपको याद रखना है इसी यूटरस का ये टर्मिनल पार्ट जिसे सर्विक्स कहा जाता है, एंड ये सर्वाइकल कैनाल है, इस हिस्से को सर्विक्स एंड सर्वाइकल कैनाल। एंड सर्विक्स ओपन होता है वेजाइना में, एंड वेजाइना आउटसाइड द बॉडी, दैट इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, और बर्थोलिन ग्लैंड इनके इसी डक्ट के पास होता है, वेजाइना के पास होता है, तो उधर हम बात करेंगे। अब हम इनके और स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं, तो ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया के हैं। हाँ, एक बात और याद रखनी है, फीमेल्स में जो ओपनिंग्स हैं वो अलग अलग हैं। यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग इनके पास अलग होती है, एंड जो जेनाइटल ट्रैक है ये यूटरस है, ये सर्विक्स एंड वेजाइना की ओपनिंग अलग होती है। एक्सटर्नली इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें कुछ स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, क्लिटोरिस, लैबियम माइनर, माइनोरा, लैबियम मेजोरा, वेजाइनल ओरिफिस। ये सब अपन जब वहां तक आएंगे उधर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी इधर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अभी देखो आगे स्टेटमेंट्स क्या है। सेम स्टेटमेंट है, पेयर ऑफ ओवरीज इज द मेन या फिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट जिसका नाम ओवम है, एंड सेवरल स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स जिसे हम ओवेरियन हार्मोन कहते हैं। जो आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी लिखा था, ओवरी के नीचे लिखो प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट, ओवम एंड मेनी ओवेरियन हार्मोन, वो भी स्टेरॉयडल है, बस इतना फंक्शन लिख लो। यहां जो आपने पेयर ऑफ ओवरी लिखा था इसी के नीचे लिख लो प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट का अगर नाम आपको भूलने का डर है तो आप लिख लो ओवम एंड मेनी ओवेरियन स्टेरॉयडल हार्मोन लिख लेना सीधा, स्टेरॉयडल हार्मोन। अभी ये सब हम समझेंगे क्या क्या हार्मोन्स हैं, क्या क्या वो बनाता है।
ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा है, बोथ ओवरीज आर लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। ये बताने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता आपको ये लिखने की जरूरत है, ये आपको पता है एब्डोमिनल कैविटी में, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी नहीं है जैसा फीमेल्स में होता था, सॉरी मेल्स में होता था। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल, पेल्विक वॉल से ये कनेक्टेड होता है, एंड यूटरस बाय लिगामेंट्स, लिगामेंट की मदद से ये यूटरस की वॉल से और पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होता है। एंड वो आपको यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ नहीं होगा, इधर वाले स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। यहाँ देखोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर दिख जाएगा, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहाँ पे ओवरी यहाँ कनेक्टेड है, ये यूटरस है, यूटरस से कनेक्टेड है, ऐसे सेम कनेक्टेड होता है पेल्विक वॉल से। पेल्विक क्या है, ये पेल्विक रीजन जो बॉडी एब्डोमिनल कैविटी का वॉल है, इनर सरफेस से ये कनेक्टेड होता है। इनर सरफेस समझ रहे हो, अंदर एक कैविटी है, उसकी वॉल से ओवरी कनेक्टेड होता है डोर्सली, एंड यूटरस की वॉल से भी कनेक्टेड होता है, जिससे इनकी पोजीशन फिक्स्ड रहती है। और ये जो कनेक्ट करने का स्ट्रक्चर है दैट इज द लिगामेंट, कोई लिगामेंट है। और इसको इस पिक्चर में और देखोगे तो ओवरीज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम व्हिच इनक्लोजेस ओवेरियन स्ट्रोमा। एपिथेलियम से कवर्ड होता है इनकी ओवरी की कवरिंग आउटर मोस्ट, एंड उसके बाद जो सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। इंटरनली अगर हम देखें, एंड द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, पेरिफेरल जोन को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर जोन को मेडुला बोलते हैं। इसको आप ओवरी का स्ट्रक्चर देखो, ऐसे समझ लो, यहाँ पे एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको। ओवरी की सबसे बाहर वाली कवरिंग जो है वो एपिथेलियम है, ठीक है। इसके अंदर जो सेल्स हैं वो, उसके लिए वर्ड यूज करा जाता है स्ट्रोमा, ठीक है। और इस स्ट्रोमा को भी 2 जोन में डिवाइड करा जाता है। बाहर वाले सेल्स को कॉर्टेक्स बोला जाता है और अंदर वाले सेल्स का जो एक रीजन है उसको मेडुला बोला जाता है। अब जरा इस ओवरी की जो सेल की एक लेयर है वो एपिथेलियम है, ये यहाँ देखोगे तो ये आपको दिख रही है, ये एपिथेलियम है। उसके बाद जो सेल्स का एक ये पूरा इनका सेल से बना हुआ है, इसको स्ट्रोमा कहेंगे। और उसके स्ट्रोमा को भी 2 रीजन में डिवाइड करा गया है। तो आप जहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हो ना, जिस रीजन में ऐसे देखोगे तो मैं एक लाइन खींच दूं तो ऐसे इस वाले रीजन में ये सारे स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं। इवन इतना ऐसा रीजन है जहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं होता, ओवेरियन फॉलिकल इसको बोला जाता है। तो ये बाहर वाला जो जोन है इसके लिए लिखा जाता है कॉर्टेक्स, और ये अंदर वाले जोन के लिए लिखा जाता है मेडुला। तो स्ट्रोमा के 2 रीजन है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। जब भी हम इंटरनली स्ट्रक्चर पे जाएंगे तब ये बातें करेंगे, ठीक है। बट आप अभी इसको नोट करके, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, अ यूटरस, 1 वजाइना, 1 पेयर ऑफ बर्थोलिन ग्लैंड, ये हो चुका है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट आप नोट कर लो। ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटरस। आप उसके स्ट्रक्चर से ही देख लोगे, ये पॉइंट नोट करो और ये पॉइंट नोट करो बस। और जहां पे बर्थोलिन ग्लैंड आपने लिखा था वहां पे पेयर्ड लिख लेना बस। यहाँ इस पिक्चर में देखो, आपको ये स्टेटमेंट बात समझ आ जाएगी कि ये पेरीफेरी टू यूटरस कैसे एक्सटेंडेड है। फैलोपियन ट्यूब ये ओवरी हो गई, ओवरी का पेरीफेरी वाला रीजन ये हो जाएगा, तो यहां से लेकर ये एक्सटेंडेड कहां तक है, यूटरस तक है। तो यही स्टेटमेंट तो लिखा है वहां पे कि ये फैलोपियन ट्यूब है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम ओवरी टू पेरीफेरी ऑफ ओवरी टू यूटरस, ठीक है। चलो आगे देखो। हाँ, द लैटरल एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब विच क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप्ड। जो ओवरी के पास फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा होता है वो फनल शेप में है। अगर पिक्चर दिमाग में बन चुका है तो फनल शेप में है, जिसका नाम है
इनफंडीबुलम। क्या नाम है? इनफंडीबुलम। ये देखो, ये फेलोपियन ट्यूब का लेटरल एंड बिल्कुल ओवरी के पास वाला रीजन स्ट्रक्चर है ये, और इसका शेप कैसा है? फनल जैसा ही तो है, ठीक है। और ये फनल शेप स्ट्रक्चर जो है इसलिए है कि ओवरी और फेलोपियन ट्यूब आपस में डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं होता, कोई डायरेक्ट इनके कनेक्शंस नहीं है, बीच में गैप है। क्या है? गैप है। और ओवरी रिलीज करती है एग। क्या करता है? एग रिलीज करता है, वो एब्डोमिनल कैविटी में रिलीज करता है। उस एग को ओवरी के इस फेलोपियन ट्यूब के पास, वो फेलोपियन ट्यूब को रिसीव करना है, और रिसीव करने का चांसेस तभी बढ़ेगा जब सरफेस एरिया बढ़ेगा, ठीक है। तो वो फनल शेप का होने का पर्पस ये है कि चांसेस ऑफ कैप्चरिंग ऑफ एग दैट इज रिलीज्ड बाय ओवरी इज इंक्रीजेस, ठीक है। तो जो एग ये रिलीज करता है एब्डोमिनल कैविटी में, उसको रिसीव करने के लिए ये एक एडॉप्टेशन है कि फेलोपियन ट्यूब का देखो तो डायमीटर बस इतना सा है, बहुत थोड़ा सा है, लेकिन यहां देखोगे तो ये चांसेस हैं कि एग ये रिसीव कर सके। उसके साथ साथ इस इनफंडीबुलम के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसे बोला जाता है फिम्ब्री। क्या बोलते हैं इसको? फिम्ब्री। और ये फिम्ब्री भी सेम फंक्शन परफॉर्म करता है कि एग को रिसीव करने का चांस बढ़ाता है। आगे देखो, इस पॉइंट को साथ में नोट भी करते रहना। इट्स फिम्ब्रिएटेड एंड टर्मिनल एंड बियर्स अपर्चर। जो फिम्ब्रिएटेड एंड, फिम्ब्री समझ गए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ दैट प्रेजेंट ऑन द इनफंडीबुलम ऑफ फेलोपियन ट्यूब, उसको फिम्ब्री कहा जाता है। तो उसको बोला गया क्या? इट्स फिम्ब्रिएटेड एंड टर्मिनल एंड बियर्स अपर्चर कॉल्ड एब्डोमिनल ऑस्टियम। जो ये फेलोपियन ट्यूब हो गया, ऐसे इनकी हम फिम्ब्री बना लेते हैं, इन पे ओपनिंग्स होती हैं, इनके पास ओपनिंग्स होती हैं, जिसका नाम क्या है? एब्डोमिनल ऑस्टियम। ये ध्यान से नाम लिख लेना, बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्डोमिनल ऑस्टियम which opens into पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी एब्डोमिनल कैविटी के लिए वर्ड लिखा जाता है, जहां पे ये इनकी लोकेशन है वो ये रहेगी। ये एब्डोमिनल वॉल ऐसे होगा, ऐसा ही कुछ होगा एब्डोमिनल वॉल। ये एब्डोमेन के बीच में है ना, मींस आपकी जो बॉडी वॉल है, मेन बॉडी वॉल, उसके बीच में है। जो ये कैविटी बनेगी इस बॉडी वॉल के बीच, इसको बोला जाता है पेरिटोनियल कैविटी। इनकी हम बात कर रहे हैं, एब्डोमिनल ऑस्टियम की बात कर रहे हैं। जो इस फिम्ब्रिएटेड एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब पे होगा, वो कहाँ होगा? ओपन पेरिटोनियल कैविटी में ही ओपन होगा, और इसी पेरिटोनियल कैविटी में ही एग रिलीज करा जाता है। एब्डोमिनल ऑस्टियम कहाँ ओपन होता है? इनटू पेरिटोनियल कैविटी, एंड फिम्ब्री हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवल्यूशन। ओवल्यूशन के बाद एग जो है उस पेरिटोनियल कैविटी में ही रिलीज करा जाता है, और फिम्ब्री ये चांसेस बढ़ाता है कि वो कलेक्ट कर सके। एंड द पार्ट ऑफ मीडियल टू द इनफंडीबुलम इज कॉल्ड एम्पुला। उसके बाद बीच वाला हिस्सा को एम्पुला कहा जाता है। एंड इट इज थिन वॉल्ड डायलेटेड पार्ट ऑफ ट्यूब। थिन वॉल्ड होता है, थोड़ा सा डायलेटेड पार्ट है, एम्पुला कहा जाता है। एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुला। फर्टिलाइजेशन इसी एम्पुला में होता है। एम्पुला वाला रीजन देखो, यहाँ ये जो हिस्सा है ये थोड़ा सा डायलेशन है। देखो वैसे फेलोपियन ट्यूब का डायमीटर यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पे डायलेशन है। एंड इस
स्ट्रक्चर को बोला जाता है एम्पुला। ये इनफंडिबुलम हो गया, फिर एम्पुला हो गया, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं इस्थेमस। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट, पहला इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला, तीसरा इस्थेमस। इस्थेमस अटैच्ड होता है, या कहें इस्थेमस ओपन्स इनटू यूटरस। इस्थेमस कहाँ जाके खुलता है? यूटरस। और इनफंडिबुलम ओवरी के बिल्कुल पास है। इस एम्पुला वाले रीजन में क्या है? फर्टिलाइजेशन होता है। एनसीईआरटी की जब लाइन पढ़ोगे, अभी मैं पैराग्राफ पढ़ूंगा तो वहां पे ये बात लिखी है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ये आपकी जो भी स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुला। लेकिन जब आप यही स्टेटमेंट यहां पढ़ोगे, एब्डोमिनल ऑस्टियम इज द ओपनिंग दैट प्रेजेंट इन फिम्बरी ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये जो फिम्बरी है ना, इनके पास ओपनिंग है। मान लो ये एब्डोमिनल कैविटी में एग रिलीज कर दिया, तो एग ये फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेगा, तो कैसे एंटर करेगा? किसी ओपनिंग से ही एंटर करेगा, एंड दैट ओपनिंग इज टर्म्ड एज एब्डोमिनल ऑस्टियम, जो उस फिम्बरी या फैलोपियन ट्यूब के पास है। ठीक है। एंड द पार्ट ऑफ मीडियल टू एम्पुला इज कॉल्ड इस्थेमस। उसके बाद बीच वाले हिस्से के बाद इस्थेमस आ जाता है। एंड द मोस्ट मीडियल पार्ट ऑफ दिस ट्यूब इज सिचुएटेड टू द यूटरस इज कॉल्ड इंट्राम्यूरल या इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ द ट्यूब। जो बिल्कुल पास में है यूटरस के, उसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल या फिर इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ड्यूरिंग ओवल्यूशन ओवा इज रिलीज्ड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि एग सीधा फैलोपियन ट्यूब में आता है। नहीं, कहाँ रिलीज करा जाएगा? पेरिटोनियल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में। ड्यू टू दिस इज कॉल्ड सिलोमिक एग। पेरिटोनियल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, सिलोम ही कहा जाता है। बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं? सिलोम। और हमारा एग, जो हमारे मैमल्स में एग कहाँ रिलीज करा गया? ह्यूमन बींग्स में कहाँ करा रिलीज करा? बॉडी कैविटी में रिलीज करा। तो जो फीमेल का एग है, ह्यूमन बींग का एग है, वो कैसा एग है? सिलोमिक एग है। ठीक है। And the part of medial to ampulla is called isthmus. The most medial part of tube is situated. यूट्रस की, फैलोपियन ट्यूब की हो गई। अब यूट्रस की बात करनी है। सॉरी, यूट्रस के लिए देखो नंबर क्या है? पहली बात तो सिंगल है, यूट्रस एक है। ठीक है। एंड इसको हम दूसरा नाम जो देते हैं वो वॉर्म भी कहते हैं, या आपने कभी जरूर देखा होगा, पढ़ा होगा। एंड इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। पेल्विक कैविटी का जो नीचे का वॉल है, उधर से अटैचमेंट होता है, अगेन लिगामेंट की मदद से। इसका जो शेप है दैट इज द पीरीफॉर्म। पीरीफॉर्म इन्वर्टेड पियर। पियर बोले तो सबने खाया है, उसको उल्टा कर दो। अगर पियर का शेप देखते हैं तो कुछ ऐसा ही होता है, ऐसा ही कुछ। इसी को उल्टा करो तो यूट्रस नहीं बन जाएगा। तो इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, ये ध्यान रखना है। एंड इसका अपर एक्सपेंडेड पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी या फिर फंडस। अब डायग्राम को भी बार बार साथ में रखना होगा। इसका जो अपर पार्ट है, ये वाला, कौन वाला हिस्सा? इस वाले पार्ट को बोला जाता है फंडस या बॉडी ऑफ द यूटरस। बिल्कुल सबसे ऊपर वाला हिस्सा दैट इज द फंडस। एंड उसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसका वाइल लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट। जो नीचे का सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसको कहा जाता है सर्विक्स। क्या बोलेंगे? सर्विक्स। स्ट्रक्चर में देखो, ये ऊपर का हिस्सा हो गया ये फंडस, और नीचे का जो नैरोअर पार्ट है, ये वाला हिस्सा, दैट इज नोन एज सर्विक्स। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सर्विक्स। और आगे भी कुछ बातें और स्ट्रक्चर समझ लोगे तो आपको समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे यही मेंशन है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। जो यूट्रस है, यूट्रस का जो सर्विक्स है, तो सर्विक्स का जो ये कैनाल है, इसको क्या बोला? सर्वाइकल कैनाल। एंड जो कि कहाँ जाके खुलता है?
along with वेजाइना, वेजाइना इसके बाद है, तो वेजाइना के साथ ये बनाता है बर्थ कैनाल। मीन्स सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना को क्या बोलेंगे? बर्थ कैनाल। क्योंकि 9 महीने का टाइम तो हमारा यही है और जन्म हमें लेना है तो इस रास्ते से पास होना पड़ेगा। तो जन्म का जो पैसेज है, मीन्स बर्थ का जो पैसेज है, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना बनाता है, इसलिए इसको बोला जाता है बर्थ कैनाल। ठीक है। एंड बर्थ कैनाल के बाद दो आपको और बातें समझनी है। जो इंटरनल सरफेस है या इंटरनल पार्ट है, देखना इधर, ऑन इंटरनल सरफेस ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का इंटरनल पार्ट, ये देखो इधर, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, मेंशन्ड है। इंटरनल पार्ट ऑफ सर्विक्स को बोला जाता है ऑस सर्विक्स, इंटरनल ऑस बोला जाता है एक्चुअली। ये इसका इंटरनल ओपनिंग हो जाएगा, इधर वाला हिस्सा, दैट इज द इंटरनल ऑस, और इसका एक्सटर्नल ओपनिंग एक्सटर्नल ऑस। एंड उसके बाद ये सर्वाइकल कैनाल आपको पता ही है। ठीक है। एंड देन उसके बाद देखो क्या है, 2 टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शंस। यहाँ पे एक्चुअली 2 कॉन्स्ट्रिक्शंस है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड रीजन है, ये वाला रीजन कॉन्ट्रैक्टेड है। मीन्स अगर आप यूट्रस का स्ट्रक्चर जब भी बनाओगे तो ये बात का ध्यान रखना होगा कि जब सर्विक्स बनाएंगे तो हमें 2 कॉन्स्ट्रक्शंस, ये इंटरनल ऑस हो गया, ये एक्सटर्नल ऑस हो गया, ये आपका सर्वाइकल कैनाल। तो यहाँ भी थोड़ा कॉन्स्ट्रक्शन है, इधर ध्यान से देखोगे पिक्चर में तो इनके डायमीटर में थोड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा। इधर डायमीटर थोड़ी कम है और इधर डायमीटर कम है। ठीक है। तो 2 आपको, जिसे क्या बोला जाता है, ऑस सर्विक्स बोला जाता है इन दोनों ओपनिंग्स को। एंड जो इंटरनल है वो इंटरनल ऑस है, एक्सटर्नल ऑस सर्विक्स 2 टाइप का। जो इंटरनल कॉन्स्ट्रिक्शन है तो इंटरनल ऑस, एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रिक्शन है तो एक्सटर्नल ऑस। द बॉडी ऑफ यूट्रस कम्युनिकेट विद सर्विक्स थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड इंटरनल ऑस। ये देखो, ये यूट्रस का बॉडी है, मेन पार्ट, तो ये किसके साथ कम्युनिकेट करता है? इंटरनल ऑस के साथ। वेजाइना किसके साथ कम्युनिकेट करेगा? एक्सटर्नल ऑस के साथ। ठीक, तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एंड सर्विक्स कम्युनिकेट विद वेजाइना थ्रू द ओपनिंग दैट इज एक्सटर्नल ऑस। तो इसमें सेम स्टेटमेंट है। यूटरस ओपन इनटू द फाइब्रोमस्कुलर नॉन ग्लैंडुलर, 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? फाइब्रोमस्कुलर एंड नॉन ग्लैंडुलर ट्यूब लाइक ऑर्गन दैट इज कॉल्ड वेजाइना। ये जो वेजाइना है, ये पहली बात तो फाइब्रस टिश्यू एंड मसल से बना हुआ है। एंड देयर इज अ नो ग्लैंड, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमेशा म्यूकस रहता है इसकी इनर वॉल पर, तो लगता है कि इधर ग्लैंड है, बट ग्लैंड नहीं होता, नॉन ग्लैंडुलर ऑर्गन है, दैट इज कॉल्ड वेजाइना। वो जो म्यूकस है दैट इज सिक्रीशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, दैट इज अ बर्थोलिन ग्लैंड। वो बर्थोलिन ग्लैंड का सिक्रीशन है, इसकी वॉल में कोई ग्लैंड नहीं होता। बात ठीक, कितनी समझ आ गई? तो ये दोनों वर्ड बड़े कंफ्यूजिंग है। ये वाला तो ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, नॉन ग्लैंडुलर, ये हमें लगता ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं होता कि नॉन ग्लैंडुलर कैसे, क्योंकि ये पैसेज है तो लगता है कि म्यूकस है। एंड ये फीमेल्स का कॉपुलेटरी ऑर्गन है। जैसे मेल में पेनिस इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन, तो फीमेल में वेजाइना इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन। और आगे देखो नेक्स्ट बात, इतना यूट्रस की वॉल 3 लेयर से बनी होती है। ठीक है। सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर। उसके बाद मसल से बनी हुई सबसे थिक लेयर होती है मायोमेट्रियम। ठीक है। और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है वो है एंडोमेट्रियम। जो आपको यहाँ पे ये कलर्ड लेयर दिख रही है दैट इज द एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम के ही थिकनेस में या एंडोमेट्रियम ही रप्चर होके ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पास आउट करा जाता है एंड फिर से वो बनता है। वो भी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में बात करेंगे। लेकिन लेयर्स का नाम याद रखना, कौन सी लेयर? एंडोमेट्रियम। ठीक है। कौन कौन सी लेयर है यूट्रस की? आउटर मोस्ट, पेरी एंड मायो और एंडोमेट्रियम। ये जो मायोमेट्रियम है
इनवॉलेंट्री मसल से बना हुआ है, मायोवर्ड मसल्स के लिए यूज करते हैं, और ये मसल्स बड़ी हेल्पफुल हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। प्राइमरी मसल्स हैं ये चाइल्ड बर्थ के लिए, पार्चुरेशन के लिए ये प्राइमरी मसल्स है, यही कॉन्ट्रैक्ट करती है यूट्रस को, और फिर वो पुश जनरेट होता है ना, वो जिससे वो बाहर पास आउट हो सके। डॉक्टर्स सीखते हैं और जोर लगा, तो वो जोर वो ये नहीं लगाता, इस पे नहीं लगाता, वो जोर लगाता है एडिशनली बाय द डायाफ्राम, एब्डोमिनल मसल से वो लेडी जोर लगा सकती है, एडिशनल प्रेशर क्रिएट कर सकती है, जिससे वो डिलीवरी में मदद मिलता है। या जिनके पास जो इनकॉन्शियस हो जाते हैं तो वो नर्सेस धक्का मारती हैं हाथ से ही, हाँ वो कुछ वैक्यूम लगाया, कुछ बहुत सारे अब तो हाँ वो उनके पास औजार हथियार होते हैं, है ना। चलो अब आ जाओ, हेडिंग बना लो, हिस्टोलॉजी ऑफ यूटरस। हिस्टोलॉजी की बात करें तो मतलब इनके टिश्यूज कौन कौन से लेयर किस किस से बने हुए हैं, तो उन्हीं लेयर्स की बात है। आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोला जाता है, पेरीमेट्रियम, एंड थिन लेयर कवरिंग है यूटरस का, जिसको हमने क्या नाम दिया, पेरीमेट्रियम। एंड उसके बाद लिखते चलो इतना फटाफट, पेरीमेट्रियम क्या है, आउटर कवरिंग है। मायोमेट्रियम क्या है, मिडिल लेयर है, और मिडिल लेयर किससे बनी हुई है, थिक स्मूथ मसल से बनी हुई है, और ये इनवॉलेंट्री है। कैसा है, हिस्टोलॉजी ऑफ यूटरस, यही हेडिंग है, हिस्टोलॉजी ऑफ यूटरस या लेयर्स ऑफ यूटरस। पहली लेयर का नाम है पेरीमेट्रियम, दूसरी लेयर का नाम है मायोमेट्रियम, और तीसरी लेयर का नाम है एंडोमेट्रियम। लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल्स होती हैं कहाँ की, ये आपको जब मसल्स आप पढ़ रहे थे ना, तब ये हमने वहां पे भी लिखा हुआ था कि लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल्स कहाँ पाई जाती है, यूट्रस की वॉल में, वो भी कब, प्रेग्नेंट लेडी की, ठीक है। मसल्स ऑफ द बॉडी आर फाउंड इन द वॉल ऑफ यूटरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। स्मूथ मसल सबसे बड़ी यूटरस की वॉल में ही होती है, वो कब, कंडीशन याद रखना है, प्रेगनेंसी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की बात करेंगे तो इनर मोस्ट लेयर है एंड ग्लैंडुलर लेयर है, इनर मोस्ट एंड ग्लैंडुलर है। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द इट अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, इस लेयर में साइक्लिक चेंजेस चलते हैं। साइक्लिक चेंजेस में क्या, कि ये इसकी थिकनेस बढ़ती है, रप्चर हो जाती है, फिर से बढ़ती है, फिर से रप्चर हो जाती है, इन ईच एंड एवरी menstrual cycle. In the uterus, embryo gets attached to the endometrium. यूट्रस का अटैचमेंट इसी लेयर से होता है, एंडोमेट्रियम से। मतलब हम आप वो 9 महीने का अटैचमेंट जो बॉडी में था माँ के, वो इसी लेयर से था। और ये नोट करके जो पॉइंट लिखा है ये आपने पहले ही डिस्कस कर लिया है। एंडोमेट्रियम में तो साइक्लिक चेंजेस होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड जो आपका मायोमेट्रियम है ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस एग्जिबिट करता है, कब, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरी, a pair of oviduct, यूट्रस सारा है, लोअर नैरो एंड ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड cervix. In uterus, middle layer is of thick smooth muscle is called myometrium, and uterus open into the fibromuscular and non-glandular tube-like organ, that is a vagina. That is the last organ of the female reproductive system, external genitalia. हेडिंग बना लो, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और यही खत्म करके छोड़ूंगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म। आपने हेडिंग बनाया था, जैसे मेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया को क्या बोलते हैं, पेनिस, और यहाँ पे फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया को क्या बोला जाता है, वल्वा। वेनेरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, हाइमेन, वेस्टिब्यूल एंड रिलेटेड पेरिनियम।
ये सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं। एक एक को अपन डिस्कस कर, थोड़ा थोड़ा जानकारी इकट्ठा करनी है। पहला है मॉन्स वेनेरी, जिसे आप मॉन्स प्यूबिस के नाम से भी बहुत सवाल में मिलेगा। ये ज़्यादा कॉमन वर्ड है, ये थोड़ा इन कॉमन वर्ड है, बट हो सकता है, यूज हो सकता है। मॉन्स प्यूबिस क्या है? दैट इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। फैटी टिश्यू तो समझ आ रहा है, ठीक है। एक कुशन जैसा स्ट्रक्चर है या फिर सब क्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू है लाइंग इन फ्रंट ऑफ प्यूबिस। प्यूबिक जो आपका प्यूबिक से ये पेल्विक गर्डल है, प्यूबिस के जस्ट सामने जो आपको मसल्स का एक कुशन जैसा स्ट्रक्चर या फैटी टिश्यू का, एक्चुअली मसल्स नहीं बोलेंगे, वो फैटी टिश्यू का एक कुशन जैसा स्ट्रक्चर है, उसको बोला जाता है मॉन्स प्यूबिस एंड इट इज कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, इस रीजन पे आपको हेयर दिखेगा एडल्ट फीमेल में, वो जब भी प्यूबर्टी क्रॉस कर लेगा तभी। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड लेबिया मेजोरा, एंड देन ये वर्ड है वल्वा इज बाउंडेड बाय ऑन ईच साइड, दोनों तरफ से, दैट इज द एलिवेशन ऑफ फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन, दोनों साइड से आपको फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन होगा, एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज एंड इट्स सरफेस इज हेयरलेस। इनका जो लेबिया मेजोरा है वो हेयरलेस सरफेस है, वो स्किन का फोल्ड है एंड हेयरलेस है। आउटर सरफेस इज कवर्ड बाय सीबेसियस ग्लैंड। अब यहाँ पे एक चीज और ऐड करूंगा, जैसे वहां पे अपन ने फोर स्किन का रिमूवल देखा था ना, फोर स्किन का रिमूवल पढ़ा था, क्या बोलते हो, तो क्या टर्म यूज करा था? सर्कमसिजन। कुछ अरबिक कंट्रीज में फीमेल्स के साथ भी सर्कमसिजन किया जाता है। ये जो लेबिया मेजोरा का आउटर सरफेस है, इस पे क्या प्रेजेंट है? सीबेसियस ग्लैंड, एंड सीबेसियस ग्लैंड है तो सीबम सिक्रीट करेगा, एंड सीबम क्रिएट्स अ स्मेल, इसलिए स्वेट ग्लैंड भी इस पे लगा होता है, हेयर फॉलिकल्स भी होते हैं। ये होमोलॉगस है स्क्रोटम के जैसा, वैसे मेल में स्क्रोटम है, उसके होमोलॉगस है, वही उसी का मॉडिफिकेशन है ना। तो इसको रिमूव करना, दैट इज द सर्कमसिजन इन फीमेल। इंडिया में नहीं है, इंडिया में नहीं होता। लेबिया माइनोरा क्या है? ये दो और फोल्ड्स हैं स्किन की जो लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, जस्ट विद इन द लेबिया मेजोरा। लोअर पोर्शन ऑफ द माइनोरा फ्यूजेस अक्रॉस द मीडी लाइन एंड फॉर्म अ फोल्ड ऑफ स्किन, दैट जिसे बोला जाता है फॉर्चिटी। एंड बहुत ज़्यादा इसके बारे में देखो, यहाँ स्ट्रक्चर पे देख पाओगे, हाँ इधर भी नहीं है, फॉर्चिटी तो नहीं दिखाया। एंड क्लिटोरिस की बात करें तो दैट इज अ फिंगर लाइक, एक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है। एंड ये कहाँ पे है? टू लेबिया माइनोरा के ऊपर वाले जंक्शन पे प्रेजेंट होता है, एंड जहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग्स आके खुलती हैं, यूरेथ्रा मीन्स यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग्स यहाँ पे आके खुलती हैं, एंड ये बनी होती है इरेक्टाइल टिश्यू से, जिसे हम बोलते हैं, ये वर्ड आ चुका है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। इरेक्टाइल टिश्यू से ये बना होता है, एंड द स्किन विच कवर्स द ग्लैंड्स ऑफ क्लिटोरिस इज कॉल्ड क्लिटोरियल हुड या फिर प्रिप्यूस। इसके ऊपर भी स्किन की एक कवरिंग होती है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्लिटोरियल हुड या फिर प्रिप्यूस। क्लिटोरिस इज होमोलॉगस टू पेनिस ऑफ मेल, ठीक है। एंड एट द टर्मिनल पार्ट ऑफ वेजाइना यूरेथ्रा ओपन सेपरेटली, सो दे फॉर्म अ कॉमन चैम्बर। ओपनिंग अलग है, चैम्बर जो बनता है दैट इज अ कॉमन कॉल्ड वेजाइना या वेजाइनल वेस्टिब्यूल या फिर यूरोजेनाइटल साइनस, जिसमें जेनाइटल ट्रैक वेजाइना भी खुलता है और यूरिनरी यूरेथ्रा भी खुलता है, उसको बोला जाता है वेस्टिब्यूल। एंड इसके पास क्या क्या ओपनिंग्स होती हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। एक तो पहला ओपनिंग है यूरेथ्रल ओपनिंग, है ना, लाइज एट एंटीरियर एंड, ऊपर की तरफ मीन्स, एंड उसके बाद वेजाइनल ओरिफिस है, वेजाइनल ओपनिंग है तो वो पोस्टीरियर एंड पर है। एंड ये जो आपका बात है ये थोड़ा सा समझ लेना है, इनकम्प्लीटली क्लोज्ड रहता है ये बाय अ सेप्टम ऑफ म्यूकस। किसका सेप्टम है? हार्ड म्यूकस का सेप्टम है, जिसे कहा जाता है हाइमन, जिसे क्या कहा जाता है? हाइमन। और
हाँ, इसको और कहीं तेरे पिटेगा तू भाई। ठीक है, हाइमेन वर्ड से इसको डिनोट करते हैं। और कुछ अभी भी एज अ कल्चर है इंडिया में, थोड़ा सा है, गलत है, बट क्या करें। हाइमेन का प्रेजेंट होना इज द साइन ऑफ वर्जिनिटी माना जाता है आज भी। ये एक बहुत बड़ा गलत मिसकंसेप्शन है। हाइमेन कैन ब्रेक ड्यू टू फिजिकली एक्टिव, जो फिजिकली एक्टिव फीमेल है उसका हाइमेन ब्रेक हो जाता है। जैसे साइकिलिंग कर रहे हो, कोई आप फुटबॉल खेल रहे हो, कोई आप कहीं ज़्यादा जर्क हो लग गया तो अब वो टूट जाता है ऑटोमेटिकली। बिफोर मैरिज कह सकते हैं, बिफोर इंटरकोर्स कह सकते हैं। नहीं तो हाइमेन को एज अ साइन ऑफ वर्जिनिटी माना जाता है इंडिया में। और साउथ में चले जाओ तो शादी के बाद ना वो ओपनिंग ऑफ बर्थोलिन ग्लैंड, ये आपका जो सवाल था, ये कहाँ पे ओपन होता है? दीज आर द ओपनिंग ऑफ वन पेयर बर्थोलिन ग्लैंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये ग्रेटर वेस्टिब्यूलर, जो वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल क्या था? कॉमन चैम्बर ऑफ द यूरेथ्रा एंड वेजाइना, उसको वेस्टिब्यूल बोला जाता है। वहां पे लैटरल साइड्स में ये खुलती हैं, वेजाइना के, वेजाइना जहां होता है उधर आसपास ही खुलती हैं। एंड सिक्रीट अल्कलाइन फ्लूइड ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट। एंड बर्थोलिन ग्लैंड्स इज द होमोलोगस टू काउपस ग्लैंड। भी तो यही करता था, जो एसिडिक मीडियम ऑफ द यूरेथ्रा था वो सीमेन के आने से पहले न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे सीमेन वो स्पर्म मरे ना। और सेम बात यहाँ भी है, क्योंकि यूरिन तो पास होएगा इसी वेस्टिब्यूल के ही थ्रू। हाँ, इनमें डक्ट अलग है तो उस डक्ट को न्यूट्रलाइज करने की जरूरत ही नहीं है। वेजाइना एक अलग वो डक्ट है और यूरेथ्रा एक अलग डक्ट है, तो यूरेथ्रा को न्यूट्रलाइज करने की जरूरत नहीं, लेकिन वेस्टिब्यूल कॉमन है। अब वेस्टिब्यूल में अगर यूरिन है तो एसिडिक मीडियम है, क्योंकि पास तो वेस्टिब्यूल से ही होएगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम ये करता है बर्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, और ठीक है, इतनी बात हो गई। हाँ, कुछ यहाँ पे देखो, ये बात लिखा हुआ है, इधर देखो नोट करके। द हाइमेन इज ऑफन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस। नॉर्मली अगर मींस हाइमेन नहीं टूटा हुआ है, नहीं ब्रेक है, तो वो फर्स्ट कोइटस, फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान वो टूट जाता है। हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाई सडन फॉल। आप कहीं अचानक से गिर गए, जैसे फिसल के गिर जाते हैं, तभी ब्रेक हो सकता है। या आपको झटका लग गया कहीं पे, तब भी गिर सकता है। इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पून्स, ये आपका वो हाइजीन की तरह यूज होने वाला आज के टाइम पे डिवाइस है। जैसे आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन की तरह ये यूज होने वाला एक डिवाइस है। डिवाइस क्या बोलेंगे, एक जैसे आप पैड लगाते हैं ना, पैड, अभी तो एक वो कॉमन है पैड, मेंस्ट्रुअल, जब भी मेंस्ट्रुअल फ्लो चल रहा होता है तो ये टैम्पून्स आते हैं। आपने वो सुना है, वो क्या बोलते हैं, टिश्यू पेपर। बस 2 मिनट, टिश्यू पेपर का नाम सुना है? टिश्यू पेपर को ही आप बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे कंप्रेस करके एक छोटा सा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड टिश्यू पेपर जो बना, ये जो बना होता है वो कॉटन से बना होता है, मीन्स एब्जॉर्बेंट होता है, बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। ये बहुत सारा पानी क्या एब्जॉर्ब कर सकता है। तो वो वेजाइना के या वेजाइना के अंदर इसको इंसर्ट कर लिया जाता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। यही तो प्रॉब्लम होती है उस दौर में। उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वो पैड जैसे लगाते हैं, उसकी जगह पे टैम्पून्स यूज करते हैं। अभी पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, इसको सब पढ़ेंगे। ठीक है। एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग कर रहे हो, है ना, तो ब्रेक हो जाता है। इन सम वुमेन द हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस। अब क्या कहोगे, कुछ वुमेन्स में कोइटस के बाद भी हाइमेन वैसा ही रहता है, कोई ब्रेकिंग नहीं होता। वो मतलब 100 कुत्ते खा के वो फिर भी हज पे जाएगी। ऐसे केस में सिर्फ तो आप हज पे ही भेजोगे कि भाई चलो पंडिताई ले, जबकि ऐसा नहीं है। इन फैक्ट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो इसको कभी भी आप एज अ बेसिस मत कंसीडर करना। क्लिटोरिस इज प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा
एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू, अभी आपने पढ़ा है तो एपिडिडेमिस तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया। फॉलोइंग ओपनिंग आर प्रेजेंट इन, वो तो आपका अभी जस्ट हुआ है। तो ये सारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पूरा पैसेज था और ये सारा वो खत्म हो गया। मेमोरी ग्लैंड के बारे में अपन कल बात करेंगे।